कल परिचर्चा कर रहे थे हम संधि के बारे में। तो पहले पूर्वाभ्यास कर लेते हैं। हाँ, आप बताओ पूनम, भी संधि किसे कहते हैं? विकार उत्पन्न होता है। विकार का तात्पर्य क्या है? परिवर्तन। परिवर्तन किन में होता है? ये परिवर्तन किन में होता है? हैं? वर्णों में। यानी वर्ण और वर्ण मिलकर के उसमें क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है और एक नवीन शब्द का निर्माण होता है। आप बताओ, क्या नाम आपका? तो आप बताओ, संधि को किस रूप में परिभाषित कर सकते हैं? परिभाषा। दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। बैठो शब्द। हाँ, आप बताओ अनुराग। संधि के भेद कितने प्रकार के हैं? संधि कितने प्रकार की मानी जाती है? संधि के भेद बताइए। तीन। कौन कौन से हैं? सबसे पहले बताओ, कौन सी हो गई? स्वर संधि हो गई। ये स्वर संधि। उसके बाद में व्यंजन संधि। और व्यंजन संधि के बाद में विसर्ग संधि। ये विसर्ग संधि हो। इसके बाद में हमने परिचर्चा की स्वर संधि के बारे में। स्वर संधि किसे कहते हैं? हाँ, आप बताओ, देखिए सुमन। दो या दो से यानी दो या दो से अधिक स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहा जाता है। इसके भेद कितने हैं? हाँ पूनम, आप बताओ, देखिए। हैं? 5। नाम बताना। दीर्घ। आगे क्या है? दीर्घ स्वर संधि। और उसके बाद में गुण स्वर संधि। उसके बाद वृद्धि है या वृद्धि? वृद्धि स्वर संधि। यण स्वर संधि। और उसके बाद अयादि स्वर संधि। तो संधि के ये 4 भेद हैं या 5 हैं? 5 भेद माने गए। कौन सी संधि के? स्वर संधि के। तो स्वर संधि के जो भेद माने गए हैं वो 5 माने गए हैं। आज हम परिचर्चा करेंगे स्वर संधि के भेदों में। सबसे पहले दीर्घ स्वर संधि को पढ़ते हैं हम। दीर्घ स्वर संधि से तात्पर्य क्या है? बता सकता है कि कोई आप में से? बताओ, देखिए। हाँ हाँ, ए मिल करके आ हो जाता है, स्वर दीर्घ हो जाता है। तो परिभाषित रूप में क्या कहेंगे? ए, ई, उ। ए, ई, उ के बाद यदि क्या आवे? यही स्वर आवे या इनका दीर्घ स्वर आवे तो दोनों मिलकर के क्या हो जाता है? दीर्घ एकादेश हो जाता है। ये परिभाषा है इसकी। दीर्घ स्वर संधि। संधि साथ में परिभाषा लिखते जाएं। दो या दो से
अधिक, सॉरी गलत, दीर्घ स्वर संधि की परिभाषा लिखो, अब दोबारा लिखना एक बार। ए, ई, उ के बाद यही स्वर आवे या इनका दीर्घ स्वर आवे तो दोनों मिलकर दीर्घ एकादेश हो जाएगा। ये परिभाषा, परिभाषा क्या कर रही है समझना। ए, ई और उ के बाद यदि यही स्वर आवे, यही का मतलब क्या है, ए के बाद ए आवे, या ई के बाद ई आवे, या उ के बाद उ आवे, या इनका दीर्घ, तो ए के बाद ए का दीर्घ क्या होता है, आ होता है। ई का दीर्घ क्या होता है, ई, और उ का दीर्घ क्या होता है, उ। तो दोनों मिलकर के क्या हो जाएगा, दीर्घ एकादेश। एकादेश से तात्पर्य क्या है, देखो यहां समझना। एकादेश, एकादेश का मतलब एक धन आदेश, एक धन आदेश। दो के स्थान पर क्या हो जाएगा, एक आदेश हो जाएगा। तो ए और ए मिला तो दोनों के स्थान पर क्या हुआ, आ हुआ। एकादेश का मतलब क्या होता है, दो के स्थान पर किसी एक स्वर का आ जाना। उदाहरण के रूप में लेते हैं, जैसे उदाहरण, अंत्य धन अक्षरी, हिम धन आलय, विद्या धन अर्थी, विद्या धन आलय। यहाँ स्वरूप समझना हमें। यहाँ ये में क्या विद्यमान है, ए, और उसके बाद में क्या आ रहा है, ए और ए मिलेगा तो क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। इसी प्रकार हिम में, मैं में जो क्या है, ए स्वर है, और ए के बाद कौन सा स्वर आ रहा है, आ स्वर आ रहा है। ए और आ मिलेगा, आ बनेगा। यहाँ विद्या आ रहा है, और अर्थ की प्रारंभ में क्या आ रहा है, ए आ रहा है। आ और ए मिलेगा तब भी आ बनेगा। और यहाँ आ और आलय का आ, यानी आ धन आ बराबर आ। इन सभी उदाहरणों से स्थिति क्या स्पष्ट हुई
कि ए के बाद यदि ए आता है तब भी क्या बनेगा, आ। और ए के बाद यदि आ आता है तब भी क्या बनेगा, आ। और आ के बाद यदि ए आवे तब भी आ बनेगा। और आ के बाद यदि आ आवे तब भी क्या बनेगा, आ बनेगा। स्थिति ये रही कि आखिरी में जो बनना है ना वो स्वर कौन सा बनना है, आ बनना है। ये कौन सा स्वर हो गया, आ, दीर्घ स्वर हो गया। इस बात को समझना है कि ए ई उ के बाद यही स्वर आवे या इनका दीर्घ स्वर आता है तो दोनों मिलकर के क्या हो जाएगा, दीर्घ एकादेश हो जाएगा। और अब जो हमें शब्द बनाना है इन दोनों के विकार से कौन सा शब्द बनेगा, यानी ये ए तो हट जाएगा, ठीक है। और यहाँ आ की मात्रा इसमें जुड़ जाएगी और ये बनेगा अंताक्षरी। जो व्यवहार में हम क्या बोलते हैं, अंताक्षरी बोलते हैं, यही बोलते हैं। जो पूर्णतः व्याकरण की दृष्टि से क्या है, अशुद्ध है। अंताक्षरी का मतलब क्या होता है, आप बता सकते हो क्या? यानी अंत मानी, देखो एक तो होता है अंत, अंत का मतलब तो समाप्त, और एक होता है अंत्य, इसका तात्पर्य होता है अंत का, यानी अंत का यानी अंतिम वर्ण। और जो अंतिम वर्ण से शुरू होती है, अंतिम अक्षर से शुरू होती है, वो क्या है, अंत्याक्षरी है। तो अंत्य का मतलब क्या हुआ, अंत का, ये इसका क्या बनेगा, ए और आ मिलकर के आ बनेगा और ये बन जाएगा हिमालय। और इसके बाद में आ और ए मिलकर के क्या बनेगा, आ बनेगा और ये बन जाएगा विद्या धन अर्थी बराबर विद्यार्थी। यहां अर्थी का तात्पर्य क्या है, अर्थी, एक तो वो शव ले जाने वाला वो अर्थी नहीं है, वो तो अर्थी। यहां चाहना क्या है, यहां अर्थी का मतलब क्या है, चाहना। यह विद्या को ग्रहण करने वाला, विद्या को चाहने वाला कौन होता है, विद्यार्थी होता है। और ये अर्थी जो सब को ले जाने के लिए काम में आती है। यहाँ आ और आ मिलकर के आ हो रहा है और इस आ को हटा देंगे, यहाँ आ पहले से विद्यमान है, क्या बन जाएगा, विद्यालय। इसका जब समास विग्रह करते हैं तो आप बताओ, इसका समास विग्रह करते हैं तो कौन सा समास होता है, समास विग्रह कैसे होता है? सरल सा शब्द है, 6 7 8 में कक्षा में पढ़ते हैं हम, विद्यालय विद्यालय, है ना, है नहीं, समास विग्रह की बात कर रहा हूं, कैसे करेंगे, कोई बताएगा? समास विग्रह देखो दो रूपों में देखने को मिलता है, विद्या का आलय, आलय मानी घर या स्थान, ठीक है। और दूसरा विद्या के लिए आलय, तो शुद्ध क्या रहेगा, शुद्ध क्या रहेगा, विद्या के लिए आलय। यानी ये जो आलय मानी घर है, स्थान है, वो किसके लिए बनाया गया है, विद्या के लिए, विद्या ग्रहण करने के लिए बनाया गया है। तो समास कौन सा रहेगा, यहाँ कौन सा रहेगा, तत्पुरुष, तत्पुरुष समास है। और तत्पुरुष में भी कौन सा होगा, संबंध संप्रदान तत्पुरुष, कौन सा होगा, संप्रदान तत्पुरुष समास होगा, को के लिए आ रहा है। तो ये चीजें भी ध्यान में रखनी है कि इन शब्दों में संधि के साथ साथ क्या है, समास भी देखने को मिलेगा। तो स्थिति स्पष्ट हो गई। हाँ ये देखो, एकादेश की बात है, कल परिचर्चा कर रहे थे एकादेश, है ना। तो दो के स्थान पर एक हो गया, या किसी को हटा करके किसी का स्थान कोई ले लेता है, तो वो व्यवहार कौन सा होता है, शत्रुवत होता है। कौन सा होता है, शत्रुवत, ठीक है। तो यहाँ ए ओ ए मिलकर के क्या हुआ, आ हुआ।
तो एक कम हो गया, व्यवहार कौन सा रहा? तो आदेश का व्यवहार कौन सा हुआ? शत्रुवत होता है। और आगम का जो व्यवहार होता है वो कौन सा होता है? मित्रवत होता है। आगम व्यंजन संधि में देखने को मिलेगा। ठीक है, लिख लिए कि ये सारे? लिख लो तो। कल स्वर संधि की परिभाषा तो लिखा दी थी शायद, स्वर संधि की, और उसके 5 भेद लिखा दिए थे। चलो ठीक है। तो अब ऐसा करो, आप जब मैं बोलता हूँ ना या साथ में वाचन करता हूँ, लिखता हूँ ना, उस समय आप साथ में लिखा करो, ठीक है ना? तो अपने पास समय की बचत हो जाएगी। ई के उदाहरण लेते हैं। हरि, धन, इंद्र। साथ में लिखते जाएं आप। नारी, धन, ईश्वर। देवी, धन, इंद्र। पार्वती, धन, ईश्वर। चर्चा करते हैं। री में कौन सा स्वर विद्यमान है? ई। हश्व है, ई के बाद ई आता है तो क्या हो जाएगा? ई। इसी प्रकार दीर्घ ई है री में, ई के बाद यदि ई आवे तो दोनों मिलकर के ई हो जाएगा। यदि दीर्घ ई के बाद ह्रस्व ई आवे तो दोनों मिलकर के क्या हो जाएगा? दीर्घ ई हो जाएगा। और दोनों ही दीर्घ आते हैं तो दोनों मिलकर के क्या हो जाएगा? ई, धन, ई बराबर ई।
ये हो गया है। हम्म। बनाओ देखिए क्या हो जाएगा। ये हट जाएगा और इसकी मात्रा जो हर्षव है वो क्या हो जाएगी, दीर्घ हो जाएगी। ये बन जाएगा हरिंद्र। इसी प्रकार ई और ई मिलकर के ई हो गया। इसको हटा दीजिए आप, ये दीर्घ हो जाएगा और ये हो गया नारीश्वर। और यहाँ ई है और उसके बाद में हर्षव ई आ रहा है, ये हट जाएगा और ये देवी न और देवेंद्र। ये ई और ई मिलकर के दीर्घ ई हो जाएगा और ये हट जाएगा तो क्या बन जाएगा, पार्वतीश्वर। पार्वती धन ईश्वर, शिव के लिए आता है। यहाँ ये मही है और ये ईश है, समझना। मही धन ईश, मही धन ईश और मही धन ईश। दीर्घ स्वर संधि हमें एकदम सरल लगती है लेकिन सबसे कलिष्ठ होती है। आगे जब अपवाद में जाएंगे ना हम तो और समस्या आएगी। तो यहाँ अब महिष जो शब्द है वो कैसे बनेगा, ई और ई मिलकर के ये बनेगा महिष। क्यों ऐसे बनेगा। अब इसका संधि विच्छेद जब पूछा जाए तो इन चारों में से कौन सा रहेगा भाई, शुद्ध कौन सा रहेगा। ये संधि अनादीर्घ स्वर संधि एकदम सरल लगती है हमें। हकीकत में ये स्वर नहीं है, इतनी सरल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें मात्रा की जो गलतियां होती है ना, छोटी और बड़ी मात्रा की, वो सबसे बड़ी दिक्कत होती है हमारे लिए। तो अब हमें ये समझना पड़ेगा पहले तो कि ये मही जो शब्द है वो शुद्ध ये है या ये है। इन दो में से ये दो तो रूप ऊपर वाले ही हैं। तो इन दोनों में शुद्ध कौन सा मानेंगे हम। जैसे महिपाल लिखते हैं हम, व्यवहार में क्या लिखते हैं, महिपाल ऐसे ही लिखते हैं। क्यों गलत लिखते हैं कि ये ऐसे लिखते हैं महिपाल। जबकि महिमानी पृथ्वी होता है और उसमें मात्रा कौन सी आएगी, दीर्घ मात्रा ही आएगी। और महिष का जो संधि विच्छेद रहेगा वो शुद्ध कौन सा रहेगा, मही धन ईश रहेगा। ये ध्यान रखना है। मात्रा जो छोटी बड़ी आती है, मही का तात्पर्य क्या हुआ, पृथ्वी। और पृथ्वी का स्वामी कौन है, पृथ्वी का स्वामी कौन हो गया, विष्णु हो गया ना। पृथ्वीपति विष्णु हो गया। तो ये महिष किसका पर्यायवाची है, किसका पर्यायवाची है, विष्णु का। इसमें समास भी है, एक चीज ये नहीं देखनी है आपको। यानी मही का है जो स्वामी वह है, कौन हो गया, अन्य अर्थ में जा रहे हैं। कौन सा समास आएगा, बहुब्रीहि समास आएगा। कौन सा, बहुब्रीहि। तो एक शब्द को एक ही तरीके से न देखेंगे, संधि पढ़ रहे हैं तो वहां संधि में ही ध्यान रखना है आपको, समास में भी देखना है। अगर प्रत्यय निकल रहा है तो प्रत्यय को भी देखना है। तो ये होगी ई की बात। अब ऊ की बात करते हैं। ये लघु है और ये उत्तर है। ये लघु है, ये उर्मी है। ये वधु है और ये उत्साह है। ये भू है और ये ऊर्ध्व है। यहां समझना कौन सा स्वर आ रहा है, ऊ। और ऊ के बाद क्या आ रहा है,
ऊ आ रहा है, दोनों मिलकर के दीर्घ हो जाएगा। यहाँ ह्रस्व ऊ आ रहा है, उसके बाद में ऊ दीर्घ आ रहा है, मिलकर के दीर्घ हो जाएगा। यहाँ वधु में और उत्साह में ऊ देखिए कौन सा आ रहा है, दीर्घ के बाद में कौन सा आ रहा है, ह्रस्व आ रहा है, दोनों मिलकर के क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। भूधन ऊर्ध्व है, यहाँ भी दीर्घ ऊ के बाद दीर्घ ऊ ही आ रहा है, दोनों मिलकर के दीर्घ हो जाएगा। स्थिति क्या है कि ऊ चाहे ह्रस्व आए और उसके बाद में भी ह्रस्व आए, या ह्रस्व के साथ में दीर्घ आए, या दीर्घ के साथ में ह्रस्व आए, या दीर्घ के साथ दीर्घ आए, होना क्या है, दीर्घ ही होना है, जिसे हम बड़ा ऊ कहते हैं। अब बनाते हैं शब्द। क्या बनेगा, ये हट जाएगा और यहाँ जो मात्रा है वो क्या हो जाएगी, दीर्घ हो जाएगी, और ये बन जाएगा लघुतर। ये लघुतर हो गया। यहाँ इस मात्रा को हटा देंगे और इसको दीर्घ कर देंगे, और ये बन जाएगा लघुर्मी। उर्मी का अर्थ क्या होता है, उर्मी का अर्थ लहर या तरंग होता है। ये भी शब्द साथ में लिखते जाएं आप, उ और उ, तो ये दीर्घ उ हो गया, ये वधु। उत्साह का उ हट जाएगा और ये बन जाएगा वधूत्साह, और ये बनेगा, इसको हटा देंगे और ये बन जाएगा भूर्ध्व। ये तो ये हो गया दीर्घ संधि के 3 स्वरूप आए, ए, ई और उ। तीनों के उदाहरण हमने हल कर लिए। अब अगर उदाहरण आता है परीक्षा में और उसका अगर संधि विच्छेद करना होता है तो उसको समझना है हमें। लिखो देखिए कुछ अभ्यास प्रश्न, उनको हल करना है आपको, मिलकर के अच्छे से हल करेंगे। अभ्यास प्रश्न, छात्रावास रजनीश कविंद्र रविंद्र कारावास, साथ में लिखते जाएं, अनाथालय द्राक्षारिष्ट लघुत्साह देवालय विजयारी महींद महिष सबसे पहले हमें ये समझना है कि छात्रावास जो शब्द है इसका संधि विच्छेद कहाँ से होना है, जहाँ आ की मात्रा है, और आ की मात्रा को भी इस रूप में देखना है
कि आ की यहाँ भी है और यहाँ भी है, लेकिन दोनों शब्द क्या आने चाहिए संधि विच्छेद में? शुद्ध आने चाहिए, ये ध्यान रखना है। तो संधि विच्छेद क्या करेंगे? यहां से करेंगे तो इस शब्द के अंत में या तो ए आएगा या आ आएगा, और बाद वाला जो शब्द है उसकी शुरू में क्या आएगा? या तो आ आएगा या ए आएगा। ये शब्द के अनुसार, शुद्धि के अनुसार देखा जाएगा। तो छात्र धन आवास हो गया, शुद्ध है। अगर ऐसा आ जाए छात्रा धन आवास, तब छात्र धन आवास और छात्रा धन आवास, बताइए शुद्ध कौन सा मानोगे आप? देखो दोनों ही शुद्ध हैं। छात्र धन आवास जिसे हम हॉस्टल कहते हैं आजकल, ये तो है। तो हॉस्टल कॉमन शब्द हो गया महिलाओं के लिए और पुरुष के लिए। तो यहाँ छात्राओं के लिए आवास और छात्रों के लिए आवास, ये भी शुद्ध है और ये भी शुद्ध है। विकल्प तीसरा आता है कि उपयुक्त दोनों, तो आपको उत्तर में क्या देना है? उपयुक्त दोनों को ही शुद्ध बताना है, ये ध्यान रखना है। तो दोनों ही विकल्प लिखो आप, छात्र धन आवास और छात्रा धन आवास, साथ में लिखते जाएं। यहाँ इसका संधि विच्छेद यहाँ से करेंगे, तो आप बताओ देखें क्या होगा? रजनी प्लस क्यों बोलते हो? ये देखो, ये गणित में प्लस होता है, हिंदी में इसे क्या कहते हैं? धन। धन माने जोड़ना, यहाँ वृद्धि करना। ये धन हो गया, तो रजनी हो गया, और इसमें ई छोटा लिखेंगे बड़ा, ये रजनीश हो गया। रजनी किसको कहा जाता है? रात्रि को। और रात्रि का स्वामी कौन हो गया? रजनी शब्द किसका पर्यायवाची है? रजनी का है जो स्वामी वह है, बहुब्रीहि समास में जाएगा, चंद्रमा के लिए आता है। किसके लिए आता है? चंद्रमा के लिए। शब्द को आपको याद रखना है अच्छे से। यहाँ इसका संधि विच्छेद करो, देखें। हाँ आप बताओ सुमन, है ई की मात्रा छोटी आएगी कि बड़ी? दीर्घ आएगा या हर्षव? कवि धन इंद्र, ये शुद्ध हो गया। हाँ आप बताएं, देखिए इसका। रवि धन इंद्र, रवि में ई की मात्रा हर्षव रहेगी कि दीर्घ रहेगी? हर्षव, शुद्ध है। चलो ठीक। यह है कारावास, इसका संधि विच्छेद कौन बताएगा अच्छे से? देखो इसका संधि विच्छेद क्या हो गया? कार धन आवास। अब कार जो चलाते हैं वही क्या है? उसी से कारखाना बना, तो वो तो नहीं है ना? कार नहीं है, ये कार्य के लिए नहीं है। का की जगह कारा होगा। कारा का अर्थ क्या होता है? सजा होती है। क्या होती है? सजा। और सजा के लिए घर जो बनाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? कारा। देखो इसको शुद्ध मानने के लिए, अब कोई कहे नहीं कार ही होता है, तो आप उसको बता दो, देखो कारागृह है, हो गया। जिसे हम क्या कहते हैं? जेल कहते हैं। क्यों भी बताने के लिए कि शब्द शुद्ध है या नहीं। तो यहाँ हमने इसका पर्यायवाची एक शब्द ऐसा कैसा लिख दिया, शब्द कारागृह है, और ये कारावास का क्या हो गया? पर्यायवाची हो गया, जिसे हम क्या कहते हैं? जेल कहते हैं। तो कार ना होकर के क्या होगा? कारा होगा। अरे कारा का अर्थ क्या होता है? कारा का अर्थ सजा होता है। क्या होता है? सजा। और एक सजा ये भी होती है, सज्जा, सजावट के लिए काम में लेते हैं, है ना? तो ये भी ध्यान रखना है। अनाथालय, इसका संधि विच्छेद करो अच्छे से, देखें। अनाथ धन आलय, अनाथ धन आलय, ए और ए मिलकर के आ हो गया, शुद्ध है क्या? अगर ऐसा आ जाए परीक्षा में, अनाथ की जगह अनाथा आ जाए, अनाथा धन आलय आ जाए,
तब क्या लिखोगे आप? शुद्ध बताओगे कि या अशुद्ध? अनाथ की जगह अनाथ आ जाए तब अशुद्ध है शुद्ध है? देखो अनाथ पुल्लिंग के लिए है ना, और स्त्रीलिंग के लिए क्या आता है? अनाथा आता है ना। तो ये ध्यान रखना, ये भी शुद्ध है और ये भी शुद्ध है, दोनों ही क्या है? शुद्ध हैं। दोनों ही शब्द लिख लो, जैसे छात्रावास में किया था वैसे ही यहाँ छात्र धन आवास, छात्रा धन आवास। ठीक है, इसका संधि विच्छेद यहां से करेंगे हम, तो क्या होगा? बोलो देखिए, पहला शब्द क्या आएगा? द्राक्ष, और यहां अरिष्ट करें या अरिष्ट करें? अरिष्ट, ठीक है ना। द्राक्ष न होकर के क्या होता है? द्राक्षा। द्राक्षा अंगूर की जो बेल होती है ना, अंगूर की बेल, अंगूर की बेल के लिए क्या आता है? अंगूर के लिए द्राक्षा, और अंगूर की बेल द्राक्षा लता, ये है, ध्यान रखना है। तो किसके लिए आता है? अंगूर के लिए आता है द्राक्षा। अरिष्ट माने रस, द्राक्षा अरिष्ट, अंगूर का रस, अर्थ भी लिख लो, अंगूर का रस। कौन सा समास हो गया? तत्पुरुष, और तत्पुरुष में भी संबंध तत्पुरुष हो गया, इसमें दीर्घ स्वर संधि हो गई। यहां समझिएगा, इसका संधि विच्छेद यहां से करेंगे, दीर्घ स्वर की मात्रा ऊ की यहाँ है, इसका संधि विच्छेद करो देखें। इसका संधि विच्छेद हम दो रूपों में, लघु धन उत्साह। अब उत्साह में ऊ छोटा भी आ सकता है और बड़ा भी आ सकता है, तो शुद्ध तो यही रहेगा, लघु में ऊ छोटा आता है और उत्साह में भी ऊ छोटा आता है। देवालय का यहां से करेंगे, क्या हो जाएगा? देव धन आलय। आलय क्यों बोल रहे हो? आलय, शुद्ध वाचन करने का हम प्रयास करेंगे तो हिंदी में शुद्धता बनी रहेगी। देवधन आलय, देवधन आलय, ये हुआ। यहां बताओ देखिए, विजय या विजय? विजय धन अरि, विजय का अरि मानी शत्रु होता है, दुश्मन होता है। ये कुछ उदाहरण हो गए जो अभ्यास के माध्यम से हमने सीखे हैं। अब लेते हैं अपवाद, यानी दीर्घ स्वर संधि के अपवाद। कर्क धन अंधु, शक धन अंधु, सम धन अर्थ, विश्वामित्र, अष्टावक्र, सीमांत। शब्द को दो बार लिख दो आप, सीमांत, अपधन अंग,
अप धन अंग चर्चा करते हैं। हमने अभी दीर्घ स्वर संधि में क्या पढ़ा कि ए के बाद ए आता है तो दोनों मिलकर के क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। तो यहाँ ये ए हट करके यहाँ दीर्घ आ की मात्रा मिल जाएगी और ये क्या बनेगा, करकांधु, जो कि क्या है, पूर्णतः अशुद्ध है। क्या बनता है, करकंधु बनता है। क्या बनता है, करकंधु। कर्क जाति का अंधु मानी कुआ, करकंधु है। तो शुद्ध कौन सा रहेगा, करकंधु। ये अपवाद हो गया, ए और ए मिलकर के क्या रहेगा, आ नहीं बनेगा, ए ही रहेगा। इसी प्रकार कै का ए और अंधु का ए मिलकर के क्या बनना चाहिए, नियम से सकांधु बनना चाहिए। लेकिन सकांधु नहीं बन रहा है, क्या बन रहा है, सकंधु, सक जाति का कुआ, ये सकंधु हो गया। यहां देखिए, मैं का ए और अर्थ का ए मिलकर के समार्थ बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए, दीर्घ स्वर संधि के अनुसार समार्थ बनना चाहिए। लेकिन बन क्या रहा है, समर्थ बन रहा है। दीर्घ नहीं हो रहा है। शुद्ध रूप कौन सा हो गया, ये शुद्ध है, ये शुद्ध है, ये शुद्ध है, इस अशुद्ध है। यहाँ संधि विच्छेद यहां से करते हैं हम। तो अभी हमने सीखा कि पहला शब्द है उसके अंत में क्या आना चाहिए, या तो ए आएगा या आएगा, शब्द की गरिमा के अनुसार, शुद्धता के अनुसार रहेगा। तो विश्व शुद्ध है और यहाँ अमित्र, ए और ए मिलता है तो क्या होता है, आ होता है, यही पढ़ा हमने। लेकिन अगर हम विश्वधन अमित्र करते तो गलत होता है। शुद्ध क्या रहेगा, विश्वधन मित्री रहेगा। उत्तर पद जो बनेगा ना वो क्या बनेगा, मित्र, ए नहीं है। फिर भी क्या हो रहा है, दीर्घ हो रहा है। उच्चारण में क्या है, विश्वामित्री बोलते हैं, ये है। तो विश्वधन मित्र, ये जो स्थिति है ना मित्र वाली, ये पूर्णतः शुद्ध है, मित्र। और यहां नजर आता आ की मात्रा। अब इसका भी संधि विच्छेद यहां से करें हम दीर्घ संधि के हिसाब से, तो क्या रहेगा, अष्ट और ए मिलता है तो क्या होता है, आ। तो क्या बन जाएगा, ये ए और ए मिला आ, अष्टावक्र बन जाएगा। लेकिन ये पूर्णतः अशुद्ध है। अवक्र न होकर के क्या रहेगा, शुद्धता में वक्र। यानी जिसके शरीर में 8 वक्र है, 8 जगह से वो टेढ़ापन था, ऐसा ऋषि अष्टावक्र जो विद्वान था एक, उसके लिए ये प्रयुक्त होता है। तो यहाँ अगर हम दीर्घ संधि का नियम लगाते हैं तो शब्द क्या रहेगा, अशुद्ध बनेगा विच्छेद में। जबकि ये सारे के सारे क्या हैं, अपवाद के अंतर्गत आ रहे हैं। यहां समझना है सीमांत, सीमांत का संधि विच्छेद करेंगे, ये सीमन धन अंत, ये सीमांत, अन का लोप होकर के, सॉरी, नए का लोप होकर के ए और ए मिलकर के आ हो जाएगा। सीमांत जो हद या सीमा होती है उसके लिए काम में लेते हैं। खेत में जो दूसरे खेत से संबंधित जो बीच में सीमा रेखा होती है, जिसे हम बाढ़ कहते हैं, सीम कहते हैं, वो क्या हो गया, सीमांत हो गया। इसके बाद में इसका संधि विच्छेद करेंगे, सीमन धन अंत। यहां जो शब्द है वो सीमांत न बन के क्या बनेगा, सीमांत बनेगा।
जिसे क्या कहा जाता है, केस वेश कहा जाता है। क्या कहा जाता है, केस वेश। ठीक है, केस वेश जिसे हम मांग या टाल कहते हैं अपनी भाषा में, जो निकालते हैं ना बालों में, उसके लिए प्रयुक्त होता है। यहाँ ए और ए मिलकर के क्या होना चाहिए, आ होना चाहिए, अपांग। अगर ऐसा बनता है तो ये शुद्ध है, अपवाद नहीं है। अपांग, इसका अर्थ क्या होता है, आंख की कोर। क्या होता है, आंख की कोर। और यहाँ ये जो है बना, उसमें भी अपवाद वाला नहीं है ये, लेकिन ये अपवाद है जो सीमंत बनाया। यहाँ ए और ए मिल करके आ न बना करके हम ए ही रखेंगे तो ये अपंग रहेगा। इसका संधि विच्छेद भी यही होगा, अप धन अंग। अरे अपांग का संधि विच्छेद भी क्या रहेगा, अप धन अंग रहेगा। ये ध्यान रखना है। अर्थ में भिन्नता देखिए, अपंग का मतलब विकलांग होता है। क्या होता है, विकलांग। जिस आजकल उसके लिए शब्द कौन सा प्रयुक्त हो गया, दिव्यांग हो गया ना। ये अब समझना, इन दोनों में भी दीर्घ स्वर संधि है। विकलांग का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, विकल यानी कमजोर, और अंग, कमजोर है जो अंग वो विकलांग, और दिव्यांग दिव्य अंग दिव्यांग हो गया। तो इन दोनों में भी दीर्घ स्वर संधि है, लेकिन ये अपवाद नहीं है। और ये क्या है, अपवाद है। और ये अपांग है, ये अपवाद नहीं है, ध्यान रखना है। सीमांत भी अपवाद नहीं, और सारे जो पढ़े हैं हमने वो क्या है, अपवाद के रूप में है, ये ध्यान रखना है। ये सारे उदाहरण आए हुए हैं। अब देखो ये पतंजलि शब्द है, ये भी पूछा हुआ है। पतंजलि, पहले तो ये बताइए कि शुद्ध है क्या। अगर पतंजलि ऐसा लिखा जाए, या ऐसा लिखा जाए, या ऐसा लिखा जाए, पहला प्रश्न तो इससे यही बन गया। संधि विच्छेद तो बाद में करेंगे हम, कि शुद्ध कौन सा है। व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध बताना है, इनमें से शुद्ध कौन सा है, बताओ देखिए। ये ये शुद्ध हो गया आपके हिसाब से। हाँ आप बताओ, एक नंबर ये। अब देखिए आप, ये भी शुद्ध है और ये भी शुद्ध है। ये पंचम वर्ण अनुस्वार में बदल गया, और ये पंचम वर्ण किस वर्ग का है, च वर्ग का है, तो दोनों ही शुद्ध हैं। अब स्थिति देखिए आप, इसका संधि विच्छेद क्या रहेगा, पतत पतत धन अंजलि। ध्यान देना, अंजलि में जो मात्रा आती है ली की, वह हर्षव आती है। देखिए ई की मात्रा जो है ली में वो हर्षव है, यहाँ भी क्या है, ह्रस्व मात्रा आ रही है। इसका संधि विच्छेद क्या होता है, पतत धन अंजलि। और पतत का अर्थ क्या होता है, पक्षी होता है। क्या होता है, पक्षी। अंजलि मानी अंगुलियां होती है, पक्षी की अंगुलियां। तो शोध जो किया गया शुरू में वो वहां से शुरू हुआ। तो यहाँ हम चर्चा करते हैं कि ये बना कैसे, पतत धन अंजलि में ये अत का लोप हो गया और पत धन अंजलि, तय में ए मिल गया और ये बन गया पतंजलि। तो पतंजलि शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है, पतत धन अंजलि होता है। क्या होता है, पतत धन अंजलि। पतत का अर्थ क्या होगा, पक्षी होता है। पत का अर्थ क्या होता है,
पत, पत मन गिरना होता है। और इस पत से ही क्या बना, पत से ही क्या बना, पत्ता बना। क्या बना, पत्ता। यानी पेड़ से पत्ता जब अलग हुआ तो पत की आवाज आई, और पत की आवाज आते ही क्या बन गया, वो पत्ता बन गया। गिरना, पत मानी संस्कृत में पढ़ा होगा आपने, वो पथ होता है। ये जो आप कह रहे हो वो है पथ, ठीक है ना। पथ मानी राह है, मार्ग, रास्ता, ये होता है, ठीक है ना। एक शब्द है, पढ़ा होगा आपने, अग्निपथ, है ना। ऐसा मार्ग जिसमें अग्नि हो, अग्निपथ कठिन रास्ता, अग्निपथ हो गया। ये वो पथ ना होकर के क्या होता है, पथ होता है। ये तो ये कुछ अभ्यास प्रश्न थे अपवाद के। अब एक उदाहरण और लेते हैं अच्छा सा। ये मनीषा शब्द है, क्या है, मनीषा। चारों विकल्प लिखना आप। मनीषा का शुद्ध संधि विच्छेद बताना है। क्या बताना है, शुद्ध संधि विच्छेद। मनी धन ईसा, मनी धन ईसा, मनस धन ईसा, मनस धन ईसा। ये चार विकल्प आ गए अपने, ठीक है। पांचवा उपयुक्त सभी, ये मान लेते हैं। अब आपको बताना है कि इस शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद क्या रहेगा। यहां अगर हम दीर्घ संधि के हिसाब से इसको देखें तो यहाँ ई दीर्घ स्वर की मात्रा आ रही है, संधि विच्छेद कहां से होना चाहिए, यहां से ही होना चाहिए। और जब यहां से होगा तो क्या बनेगा, देखो देखिए, नहीं, विकल्प नंबर 1, 2, 3 और 4 में से शुद्ध कौन सा रहेगा, ये बताना है। 1 नंबर है, 3 नंबर ये शुद्ध रहेगा। इसका मतलब ये भी क्या हो गया, अपवाद हो गया। मनीषा शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है, मानस धन ईसा, और ये बनेगा मनीषा। अस का लोप, और ये पर रूप जो हो गया ईसा। अब इनको मिला दो, क्या बन जाएगा, नए में ई की मात्रा मिल गई, मनीषा। इसी प्रकार मनीष का संधि विच्छेद क्या रहेगा, मनीष का, मनीष का संधि ये सही रहेगा, मनस धन ईस। क्या रहेगा, मनस धन ईस, ये मनीष हो गया। क्या हुआ, तेज बोलो थोड़ा। ये मैं ये कहना चाह रहा हूं अपवाद है, ये मनस का मतलब बुद्धि होता है, ठीक है। संस्कृत शब्द से है ये, है ना। तो मनस में अस का लोप हो जाता है, लोप होने का मतलब ये हट जाएगा, तो शेष क्या बचेगा, मन और ये इस। अब यहां नए में ई की मात्रा मिली दीर्घ ई की, तो क्या बन गया, नी दीर्घ बन गया, और ये बन गया मनीषा। स्कंदु आदिशु पर रूपम वाच्यम वार्तिका है ना। वो सूत्र काम करता है, तो संस्कृत के हैं, ठीक है ना। तो शब्द तो यहाँ इसका संधि विच्छेद तो संस्कृत नियम से ही होगा,
क्योंकि हिंदी में जो शब्द है ना वो कहाँ से आए हैं? जब हम पढ़ते हैं तत्सम और तद्भव की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? तत्सम और तद्भव की। तो जो तत्सम रूप है ना वो किसका है? संस्कृत का है। और उसका जो विकृत रूप है वो क्या हो गया? तद्भव हो गया। यानी जो पूर्णतः संस्कृत निष्ठ शब्द हैं वो क्या होते हैं? तत्सम होते हैं। ये है। आगे बात समझ में है? अस नए का ए भी तो हट गया ना, तो अब नया अलंत हो गया। और इसमें किसकी मात्रा मिल गई? ई की मिल गई। तो मनीषा बना। ये यहाँ भी ऐसा ही हुआ था जैसे पतंजलि का हमने किया, उस समय आपने समझा नहीं। फिर पतत धन अंजलि। अब अगर इनको सीधा जोड़े तो क्या बनता है? पै तय तय, और ये इसमें मिल जाएगा। ऐसा होना चाहिए कि पतंजलि में तय क्या आता है? एक ही आता है। तो यहाँ भी पत और ये अत जो है वो हट गया और ये बन गया पतंजलि। संधि विच्छेद क्या हुआ? पतत धन अंजलि। ये मनीष के साथ में हुआ। ठीक है ना? अब बोलो, कोई चीज पूछनी है तो आपको। 2 दिन हो गए हमें पढ़ते हुए।